हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रमनदीप कौर। आज हम करेंगे 9th क्लास की साइंस का 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर सजेशन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेल्स जो होते हैं उनको बनाया किसने था, उनको डिस्कवर किसने किया था, कौन कौन से साइंटिस्ट्स ने अपना अलग अलग तरह की डिस्कवरी करी थी। और उसके बाद हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोसेस कैसे होता है, मेन मतलब प्रोसेस बताया था उन्होंने। अब उनको हम उसी सभी प्रोसेस को हम डीपली रीड करेंगे इस चैप्टर में आगे, ठीक है जी। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि जो सेल होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं और उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो इनमें उन्होंने बताया हुआ है कि मेन जो सेल होता है उनके 3 फीचर्स दिखते हैं हमें ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर। कौन कौन से होते हैं 3 फीचर्स जो होते हैं? सबसे पहले तो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 जो होते हैं, ये 3 हर सेल के अंदर होते ही होते हैं, ठीक है। मोस्टली हर सेल्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल्स में कुछ एक दो चीज़ें नई भी आ जाती हैं, वो हम आगे इस चैप्टर में पूरा रीड करेंगे। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। जो ये 3 फीचर्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इन तीनों की वजह से ही सेल का जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है वो 3 मेन फीचर्स की वजह से ही होता है। कैसे होता है ये अब हम अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसमें उन्होंने दिया हुआ है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये सेल होता है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है जी। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और ये जो कवरिंग होती है इसे सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर के जो भी कंटेंट होता है सेल के अंदर का, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है जी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल के अंदर किस चीज़ की एंट्री करनी है, अंदर करनी है, किस चीज़ की एंट्री बाहर, किस चीज़ को बाहर निकालना है, ये सारा जो होता है इसको कौन अलोज और परमिट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलो करता है, ठीक है जी। ये सेल है, सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन बना है। अब इस मेम्ब्रेन का मेन काम है कि इसने सिलेक्ट करना है कि सेल के अंदर किस चीज़ को लेके आना है और सेल के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किस चीज़ को लेके जाना है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स। कुछ मटीरियल्स होते हैं जिनको अंदर आने से या बाहर जाने से ये रोकता भी है। उसके बाद दिया हुआ है द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली मतलब कि सिलेक्ट करके परमिशन देने वाला मेम्ब्रेन होता है ये, कि किस सब्सटेंस के अंदर आना है, किस सब्सटेंस में बाहर जाना है, इसको सिलेक्ट करके ये परमिशन देने वाला मेम्ब्रेन होता है। तो उसके बाद दिया हुआ हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है? सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन होता है, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का हम पहले पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, कि देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अपने आप ही किसी सब्सटेंस की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है जी। हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जब किसी सब्सटेंस की अपने आप मूवमेंट होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न का प्रोसेस, ठीक है जी। और डिफ्यूज़न का प्रोसेस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको इनको दोनों को अंदर बाहर करने में डिफ्यूज़न के प्रोसेस से हेल्प करता है। तो सब आगे दिया हुआ है समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स। ऐसा ही कुछ सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। वैन फॉर एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि सब्सटेंसेस लाइक CO2, जो CO2 होता है वो सेलुलर का वेस्ट होता है और उसको सेल में से बाहर निकालना होता है, एक्सक्रीट करना होता है। तो एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसनट्रेशन। जो चीज़ सेल के अंदर से बाहर निकालनी है वो सेल के अंदर हाई कंसनट्रेशन में होगी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में CO2 यहाँ पे होगी अंदर इसके, ठीक है जी। और जो इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट में थोड़ी कम होगी CO2, तो यहाँ से हाई कंसनट्रेशन है CO2 का और यहाँ पे लो कंसनट्रेशन है CO2 का। तो जब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाएगी CO2 सेल के बाहर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन है और बाहर की तरफ लो कंसनट्रेशन है। तो इससे क्या होगा कि जो CO2 होगी वो सेल के बाहर निकल जाएगी। और ऐसे क्या, CO2 इज लो एज कम्पेयर इन इनसाइड द सेल एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है। जैसे ही सेल के अंदर CO2 का और बाहर जो है कंसनट्रेशन, इन्वायरमेंट में CO2 का कंसनट्रेशन का जो डिफरेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। जब अंदर बहुत ज़्यादा होगी बाहर कम होगी तो क्या होता है, सेल अपने अंदर में से इसको एक्सक्रीट करके बाहर निकाल देता है, CO2 को बाहर निकाल देता है। हाई कंसनट्रेशन से उसको लो कंसनट्रेशन में लेके चला जाता है। इस प्रोसेस को किस किस प्रोसेस के जरिए लेके जाता है? विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के प्रोसेस के साथ।
तो इसी तरह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो सेल के अंदर एंटर करना होता है उसने डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब ये सेल है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा है, कम है, बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कंसंट्रेशन है वो सेल का वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, CO2 है, ओ सॉरी ऑक्सीजन है, ये सेल के बाहर बहुत ज़्यादा है पर सेल के अंदर थोड़ी कम है। तो फिर हायर कंसंट्रेशन से O2 भी, ऑक्सीजन भी लोअर कंसंट्रेशन में आएगी, तो हायर बाहर के इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है सेल अपने अंदर उसको ले लेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है जी, तो यही लिखा हुआ है कि जैसे ही इनसाइड द सेल डिक्रीज, सेल के अंदर O2 की मात्रा डिक्रीज होगी तो जो सेल होगा वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से कंसंट्रेशन O2 को अपने अंदर ले लेगा। इस प्रोसेस इस तरह से बताया गया कि डिफ्यूज़न जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस के एक्सचेंज करने में। ठीक है, सेल टू सेल के गैसेस के एक्सचेंज में भी होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिफ्यूज़न का, और सेल का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो मूवमेंट इन और आउट होती है उसमें भी डिफ्यूज़न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद दिया हुआ है वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर के साथ भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है जैसे गैस के साथ होता है, CO2 O2 के साथ होता है, उसी तरह वाटर के साथ भी डिफ्यूजन का प्रोसेस के साथ वाटर भी इन और आउट होता है थ्रू द सेल। पर इसको क्या बोलते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स जब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर की तरफ जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है जी, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो उस प्रोसेस को गैसियस का या फिर मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, सब्सटेंसेस का चेंज होता है इन और आउट का सेल में से, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं हम डिफ्यूज़न। पर जब अगर वाटर का प्रोसेस होता है, वाटर इन और आउट होता है, वाटर जो होता है वो सेल के अंदर इन और आउट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है जी, वाटर है, वाटर के अंदर आपने सल्यूट कितना मिक्स करा हुआ है, इस चीज़ के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसने वाटर को अंदर लेना है या बाहर निकालना है। सल्यूट के ऊपर भी इस चीज़ का बहुत है, सल्यूट कितना आपने वाटर में डाला हुआ है, कितना आपने डिजॉल्व करा हुआ है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सल्यूट भी काफ़ी उसमें रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है अब आप देखते हैं, आगे 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, इनको 3 थिंग्स दी हुई हैं कि 3 तरह से जो सल्यूटेड वाटर होता है, सोल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की मात्रा कम होती है या सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है या नॉर्मल होती है, उसमें उन तीनों केसेस में किस तरह से सेल जो होता है वो रिएक्ट करता है। अब ये इन तीनों आगे पैराग्राफ्स में हम देखेंगे। तो इसमें आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि जो वाटर का ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर का हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने का प्रोसेस होता है, और लो कंसंट्रेशन का हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने का प्रोसेस जो होता है वो तब तक हो जाता है जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेज नहीं आ जाती, यानी कि दोनों अंदर और बाहर दोनों में इक्वल वाटर नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस जो होता है वो चलता है। ठीक है जी, अब उन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ द मीडियम 3 तरह का होता है, मैं आपको बता देती हूँ पहले। सोल्यूशन 3 तरह के होते हैं, एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है जी, एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, इनको आप नोट कर लो, ये आपके नोट्स की तरह बन सकता है। एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है जी, 3 तरह के सोल्यूशंस होते हैं। इन तीनों सोल्यूशंस में अगर हम किसी प्लांट सेल को या फिर किसी एनिमल सेल को रखते हैं, किसी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को रखते हैं, तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम इसमें। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। ठीक है जी, ये आपका सेल है और ये आपका इन्वायरमेंट है। अगर इन्वायरमेंट के अंदर जो सेल अगर वाटर कंसंट्रेशन जो है वो सेल के मुकाबले इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डिल्यूट। ठीक है, जिसका मतलब ये कि आउटसाइड का जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डिल्यूट है, उसके अंदर सल्यूट काफ़ी ज़्यादा मिलाया गया है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल के अंदर पानी जो है वो कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, इसमें सल्यूट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलाया हुआ है। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा कि जो सेल होगा वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सेल पानी अंदर की तरफ खींचेगा, जो बाहर से वाला पानी है उसको अंदर की तरफ खींचेगा। इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। इसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर आने दोनों तरफ मूव करते हैं, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। पर पानी अंदर ज़्यादा आएगा क्योंकि अंदर पानी कम है और बाहर पानी बहुत ज़्यादा है। बाहर पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, अंदर वाटर कम है, तो पानी जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा आएगा। ठीक है, बाहर कम जाएगा पर अंदर ज़्यादा आएगा। द नेट रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर्स द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप। सेल के अंदर पानी ज़्यादा आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम होली के गुब्बारे वगैरह फुलाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, खेलते हैं जब हम होली, तो उसके गुब्बारे फुलाते हैं तो टूटी के नीचे उसमें गुब्बारे को करते हैं, तो वो पानी जब उसके अंदर आता है तो वो गुब्बारा फूल जाता है ना। उसी तरह सेल के अंदर जब पानी आता है तो वो सेल भी एक तरह से फूल जाता है।
तो उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है जी। फर्स्ट केस हो गया कि फर्स्ट केस में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि अगर सेल का जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन को आप डालोगे सेल के अंदर तो वो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें कि डाइल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। मीनिंग द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, मतलब सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो अब सेकंड प्रोसेस में उन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ द मीडियम हैज़ एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, ठीक है। अगर मीडियम में जो है, अगर इन्वायरमेंट में जैसा सेल का वाटर का कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर भी उतना ही वाटर का कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर की नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन से ना कोई वाटर अंदर आएगा, ना कोई वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। इस तरह के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें कि वाटर जो बाहर, जितना वाटर बाहर होता है उतना ही वाटर सेल के अंदर होता है। अब दोनों में इक्विलिब्रियम की स्टेटस में ऑलरेडी है, तो वाटर की मूवमेंट इसमें नहीं होगी, ठीक है जी। तो इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि इसमें होता क्या है, वाटर क्रॉसेस अ सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है जी। वाटर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन में बोथ डायरेक्शंस में मूव करता है, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में भी पढ़ा था। तो जितना अंदर पानी आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो नो ओवरऑल मूवमेंट हो रही है वाटर की, तो सेल विल स्टे द सेम साइज। इसमें सेल का जो है साइज जो है वो बड़ा या छोटा नहीं होगा, सेल जो जितने साइज का है उतना ही रहेगा, ना वो स्वेलअप होगा ना वो श्रिंक होगा। तो अब थर्ड प्रोसेस में उन्होंने दिया हुआ है हमें कि इसमें क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है ये। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर पानी जो होता है वो ज़्यादा होता है। जिस मीडियम में आपने सेल को रखा है, प्लांट या एनिमल सेल को रखा है, उस सेल के अंदर पानी जो होता है उसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर वाले मीडियम में, ठीक है जी। द सेल विल लूज़ वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर ज़्यादा है, तो सेल जो होगा वो पानी बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है जी। सेल विल लूज़ वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेल के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा सेल के ऊपर, कि सेल के अंदर जो पानी ज़्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है, तो वाटर क्रॉस द, अगर जैसे हमने ऊपर पढ़ा है दो बार कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सेल होगा, वाटर होगा वो अंदर को मूव करेगा और बाहर को भी मूव करेगा। पर इस केस में जो पानी सेल के अंदर का जो पानी है वो ज़्यादा है, सेल के बाहर का जो पानी है वो कम है, ठीक है। तो सेल के अंदर वाला पानी जो बाहर जाएगा वो ज़्यादा जाएगा एज़ कम्पेयर टू पानी अंदर आने के मुकाबले, ठीक है। जितना पानी अंदर आएगा उसके मुकाबले पानी जो बाहर जाएगा उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है जी। ये 3 केसेस बताए उन्होंने कि आइसोटोनिक में सेल, आइसोटोनिक जो सोल्यूशन होता है उसमें सेल सेम साइज़ का रहता है, ठीक है। जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें सेल जो होता है वो स्वेलअप हो जाता है, क्योंकि जो सेल के अंदर पानी कम होता है और सेल बाहर से पानी लेता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए, और सेल जो होता है वो स्वेलअप हो जाता है। और जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है जी। सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जितना पानी होता है, पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी बाहर की तरफ ज़्यादा निकालता है, इसलिए वो श्रिंक हो जाता है। ये होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और ये होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है जी। ये 3 तरह के सोल्यूशंस होते हैं। तो दस ऑस्मोसिस प्लेज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस जो होता है वो डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है, ठीक है। और ये कैसे होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। सिलेक्ट करके परमिशन देने वाला मेम्ब्रेन जो होता है उसके जरिए ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने हमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, दो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। एक में उन्होंने एग को रखा हुआ है, एग को पहले उन्होंने प्योर वाटर में रखा है डीशल करके, उसके जो बाहर वाइट वाला जो पतली सी लेयर होती है उसके साथ उन्होंने ये करा हुआ है, ठीक है। थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेज एग, उसको जब डीशल कर दोगे, उसका जो ऊपर वाला शेल है उसको निकाल दोगे, तो उसको 5 मिनट्स तक रखोगे तो क्या होगा, एग जो होगा वो स्वेल अप हो जाएगा। क्यों स्वेल अप हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो बाहर ज़्यादा है और सेल के एग के अंदर पानी कम है, पर तो पानी जो है वो बाहर से पानी को ज़्यादा अंदर की तरफ खींचेगा, एग के सेल्स जो होते हैं वो पानी को अंदर की तरफ खींचेंगे और एग जो होगा वो आपका स्वेल अप हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस डिशल्ड एग को उन्होंने एक सॉल्ट वाले सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, सल्यूट डाल दिया उसमें तो सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस में क्या करेगा, वाटर जो होगा सेल के एग के अंदर जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा और एग जो होगा वो आपका श्रिंक हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि बाहर जो है वो पानी कम है और सल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो बाहर अंदर से पानी बाहर की तरफ जाएगा और पानी जो सेल जो है वो आपका, एग जो है आपका वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी।
तो इसके बाद ऐसी ही सेम टू सेम एक्टिविटी उन्होंने रेजिन्स के साथ करने के लिए बोला है। आपने देखा होगा कई बार रेजिन्स को या एप्रिकॉट्स को आप रात को पानी में भिगो के रख दो, सुबह तक वो रेजिन्स जो होंगे वो नॉर्मल पोजीशन से थोड़े स्वेल अप हुए दिखाई देंगे आपको। और अगर आप उसको नॉर्मल वाटर में रखने के बजाय उसको आप सोल्यूशन में वाटर में रख दो, सॉल्ट के सोल्यूशन में रखोगे तो वो अगले दिन आपको श्रिंक हुए दिखाई देंगे। ठीक है जी। तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट्स आर टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे अमीबा वगैरह होते हैं, वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, वाटर को गेन करते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्लांट के रूट्स होते हैं, किसी भी प्लांट के रूट्स होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से, जो साइड वाली सॉइल वगैरह होती है उससे, जो इन्वायरमेंट से जो भी वाटर अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स अपने वाटर अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस बोलते हैं। तो दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। ठीक है जी। डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज करने में गैसेज और वाटर को किसी भी सेल के अंदर। तो इन एडिशन टू दिस सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है। तो गैसेज का एक्सचेंज करने के साथ, वाटर का एक्सचेंज करने के साथ सेल क्या लेता है, और न्यूट्रिशन भी लेता है अपने इन्वायरमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन और आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है। डिफरेंट अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं और सेल के बाहर जाते हैं थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है जिसको रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी, जिसमें एक एनर्जी यूज होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी तरीके से ऐसे इसको वो फ्लेक्सिबल होता है, और मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ बना होता है, जिनको क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं और प्रोटीन्स बोलते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ बनता है। कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। जैसे होता है जो सेल मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब किसी भी शेप का हो जाता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन किसी भी शेप, कोई भी शेप ले लेता है, जैसे अमीबा होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने सराउंडिंग्स में जो फूड वगैरह होता है उसको अपने अंदर लेने में हेल्प करता है। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ये सराउंडिंग्स में फूड पड़ा हुआ है और ये आपका अमीबा है। अमीबा आपका किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है। सॉरी इट्स रॉन्ग, ये आपका सराउंडिंग्स है। ठीक है। आपका इन्वायरमेंट है और ये फूड पड़ा हुआ है और ये आपका अमीबा बना हुआ है। अमीबा आपको पता है किसी भी शेप का हो सकता है। अमीबा ने अपने सामने फूड देखा तो अमीबा उसको फूड को देख के अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेगा, इस तरह का बन जाएगा। ठीक है। इस तरह का बन जाएगा तो अमीबा इस तरह का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अमीबा का होगा वो इस तरह का बन गया। उसने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए अपनी पोजीशन चेंज कर ली और अपने फूड को जो अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। ठीक है जी। मतलब फूड को अपने अंदर ले लिया अमीबा ने। ठीक है। तो सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। जब जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सामने आए फूड को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है जी। मैं आपको ये एग्जांपल में समझा चुकी हूँ पहले ही। इसके बाद आपको दिया हुआ है नीचे सेल वॉल। ठीक है जी। ये आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।